डीजीपी राजीव शर्मा ने शुक्रवार को आरपीए जयपुर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत में पुलिसिंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन और आरपीए में होने वाले आने वाले कार्यक्रम की जानकारी भी दी। डीजीपी ने बताया कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 विकसित भारत के विजन के तहत पुलिस की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। पुलिसिंग को आधुनिक, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने पर भी मंथन किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के मुताबिक 12 जनवरी युवा दिवस पर युवाओं और विद्यार्थियों को थानों का भ्रमण करवाया जाएगा। तो वहीं शनिवार को आरपीए में नव चयनित करीब 10,000 पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष रूप से शामिल होंगे। 60वीं महानिरीक्षक पुलिस सम्मेलन जो हर प्रतिवर्ष आयोजित होता है राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी क्रियान्विति के संबंध में 8 और 9 जनवरी को राजस्थान पुलिस अकादमी में राजस्थान पुलिस द्वारा विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था विषय पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में राजस्थान के सभी पुलिस अधीक्षक और उपायुक्तगण और महानिरीक्षक पुलिस रेंज एवं पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इसमें पुलिस अधिकारियों को समक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए विषय विशेषज्ञों को अलग अलग स्थानों से यथा जो विशेष एजेंसियां हैं केंद्रीय सरकार की, उनसे भी बुलाया गया और उनके साथ एक सार्थक चर्चा प्रेजेंटेशन के बाद भी की गई। इसमें I4C से सीईओ राजेश कुमार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए पीपीआरएनडी से एडिशनल डीजी साहब ने पूरे देश में किस तरह की व्यवस्था की जानी है उसके बारे में। राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में गुरुवार से आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का समापन हुआ। सम्मेलन का आयोजन विकसित भारत में पुलिसिंग विषय पर किया गया। समापन सेशन में प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर ए सावंत और डीजीपी राजीव शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। 2 दिनों तक चले इस सम्मेलन में साइबर अपराध की चुनौतियां और समाधान, पुलिस थानों के सुदृढ़ीकरण, पुलिसिंग रोडमैप विजन 2047, काउंटर टेररिज्म, महिला सुरक्षा में तकनीक के प्रयोग, ड्रग और नारकोटिक्स जैसे गंभीर समस्याओं पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही 60वें डीजीआईजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदुओं पर भी मंथन हुआ। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि सम्मेलन के जरिए प्रदेश पुलिस को नई दिशा और मजबूती दोनों मिलेगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये कॉन्फ्रेंस होती है और महिला सुरक्षा हो या साइबर अपराध, दोनों पर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी ने इसका इनॉग्रल एड्रेस दिया था, जिसमें उन्होंने पुलिसिंग इन विकसित भारत के लिए राजस्थान पुलिस के सामने जो नए चैलेंजेस हैं, जो नए कानून हैं, इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें, डिजिटल पुलिसिंग, स्मार्ट पुलिसिंग और अन्य प्रैक्टिसेस में इम्प्रूवमेंट्स कैसे लाएं। और 2 दिन के लिए विस्तृत गहन चर्चा हुई, कई वक्ताएं आए थे। आज मुझे माननीय डीजीपी साहब ने वैलिडिक्टरी एड्रेस के लिए बुलाया था। आज भी मैंने यही निवेदन किया था कि जो डिजिकॉप ऐप है, जिसमें लगभग 21,000 सिटीजन्स पर डे डाउनलोड कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को, डिजिटल एप्लीकेशन को किस प्रकार से हम और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल्स किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और टेक्नोलॉजी को पुलिसिंग में किस प्रकार से लाके सिटीज़न ट्रस्ट, सिटीज़न कॉन्फिडेंस और कुछ कंटिन्यूइंग इश्यूज हैं, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स हैं और नया कानूनों के तहत जो ई साक्ष्य, ज़ीरो FIR, इन प्रक्रियाओं को किस प्रकार से अडॉप्ट करें, इस संबंध में मैंने मेरे विचार। जयपुर में पहली बार सेना दिवस परेड आर्मी एरिया से बाहर आयोजित की जा रही है। शुक्रवार को जगतपुरा स्थित महल रोड पर इसका पहली फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजन किया गया। पहली बार रिहर्सल से पहले सेना बैंड ने दर्शकों के लिए आकर्षक परफॉर्मेंस भी दी। रिहर्सल की शुरुआत
गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं और अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित वीरों के द्वारा परेड कमांडर को सलामी देने से हुई। इसके बाद में घुड़सवार दस्ता, आर्मी बैंड और आधुनिक सैन्य वाहनों का भव्य प्रदर्शन हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी में रोबोटिक ड्रग और ब्रह्मोस मिसाइल मुख्य आकर्षण रहे। तेज सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग रिहर्सल देखने पहुंचे और भारतीय सेना की ताकत और क्षमताओं को नजदीक से देखने का मौका भी पाया। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख लीजिए, सेना बैंड ने किस तरह से एक साथ कदम ताल होकर के अनुशासन को दर्शाती ये तस्वीरें हैं, एकता को बताती ये तस्वीरें हैं, देशभक्ति का रंग इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है। जयपुर के सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन स्कूल ग्राउंड में सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना की हथियार प्रदर्शनी और प्रशिक्षण प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में आम नागरिकों को सेना की आधुनिक सैन्य शक्ति को करीब से देखने और समझने का मौका मिला। प्रदर्शनी में टैंक, तोप, एयर डिफेंस, गन और अत्याधुनिक हथियार लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। इसी कड़ी में एक टैंक के साथ में मौजूद मेजर से बेधड़क संवाददाता यानी कि सच बेधड़क के संवाददाता निरंजन चौधरी ने विशेष बातचीत की। मेजर सिंह ने टैंक की क्षमताओं, ऑपरेशन के दौरान उसकी भूमिका और सेना के प्रशिक्षण लेवल की जानकारी भी साझा की। जयपुर में आर्मी दिवस के मौके पर एक विशेष परेड का जो विशेष परेड है वो यहाँ पर हो रही है और उसके अलावा तमाम जो टैंक और इक्विपमेंट हैं सेना से जुड़े हुए वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं मेरे कैमरा साथी से कहूँगा कि टैंक को दिखाते हुए हम मेजर साहब से बात करेंगे। मेजर साहब, किस तरीके से टैंक ऑपरेट होता है और क्या इसके बारे में स्पेसिफिकेशन है? जिस टैंक का आपने आज प्रदर्शनी के दौरान प्रयोग देखा, ये हमारा T90 टैंक है। ये स्वदेशी निर्मित टैंक है जिसे अभी भीष्मार टैंक भी कहा जाता है। ये टैंक अपने फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है। हाँ, फायर पावर के अंदर इस टैंक के अंदर अलग अलग तरीके का एम्यूनिशन फायर किया जा सकता है, जो कि 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक अपने दुश्मन को मारने में सक्षम है। करीब 5 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है। 5 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है। इसके अंदर एक मिसाइल सिस्टम दिया गया है जिससे अपने मेन गन से ही मिसाइल को फायर कर सकता है और वो 5 किलोमीटर तक की उसकी दूरी है। नॉर्मली एक सवाल रहता है आम जन का भी और मेरा भी कि कितने लोग इसको ऑपरेट करते हो, किस तरीके से होता है? इसमें कुल मिला के 3 जनों का क्रू होता है। एक ड्राइवर जो कि इस टैंक को चलाता है, एक कमांडर जो इस टैंक को कमांड करता है और एक गनर जो कि इसके मिसाइल सिस्टम, मेन गन और बाकी जो सेकेंडरी आर्मामेंट है उसको ऑपरेट करता है। इसकी अगर हम बात करें जैसे राजस्थान में जैसलमेर जो है रेगिस्तान और किस किस तरीके से ये जो है कहाँ कहाँ ऑपरेट हो सकता है पूरा? जिस तरीके से आपने आज यह डेमो के दौरान भी देखा, ये टैंक किसी भी तरीके के टेरेन को नेगोशिएट करने में माहिर है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो रेगिस्तान हो या किसी भी और तरीके का टेरेन है। ये बहुत ही एडवांस उन्नत तरीके का टैंक है जो कि किसी भी तरीके के टेरेन के अंदर चलने में और दुश्मन को बर्बाद करने में माहिर है। मेजर साहब, एक हम चीज़ जानना चाहते हैं कि मतलब जैसे दुश्मन होता है तो दुश्मन को मार गिराने में कितना मतलब अब तक ये कभी यूज़ किया है, किस तरीके से? एक्चुअल में 1971 के बाद में जो है टैंक्स का ज़्यादा किसी लड़ाई के अंदर काम नहीं आया है। हाउएवर 1999 और उसके बाद में ऑफ पराक्रम और इवन ऑफ सिंदूर के दौरान भी हमारी आर्मर्ड फॉर्मेशंस पूरी तरीके से तैयार थी। जो आज की डेट में हमारे पास में टैंक्स का प्रोफाइल है, T90 टैंक्स, अर्जुन टैंक्स और T72 टैंक्स। इनके साथ में दुश्मन के एरिया के अंदर जाकर के या फिर दिए हुए लोकेशन के ऊपर जाके अपने मिशन पूरा करने के लिए। तो ये थे मेजर साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखिए, टैंक में आपको दिखाने की कोशिश करूं किस तरीके से पूरा ये टैंक जो है वो यहाँ पर ऑपरेट होता है। मेजर साहब ने बताया कि करीब 5 किलोमीटर तक ये जो टैंक है जो वो दुश्मन को जो है वो यहाँ पर दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहता है। 5 किलोमीटर तक की इसकी जो है वो क्षमता है। ये देखिए, यहाँ पर 3 लोग जो है इस टैंक के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नीचे हम दिखाने की कोशिश करें तो ड्राइवर आपको शायद ड्राइवर है, ये ड्राइवर आपको नज़र आएगा यहाँ पर, जो कि पूरी तरीके से जो टैंक है उसको चलाता है।
यहाँ पर ड्राइवर है और ऊपर जो है वो आपको दिख रहे हैं एक गनर है जो गन यहाँ पर जो है इस टैंक के अंदर जो है वो चलाता है। पूरा ऑपरेट ये टैंक जो है वो यहाँ पर होता है। 5 किलोमीटर इसकी रेंज जो है वो यहाँ पर जो है वो बताई गई है। और मेजर साहब का कहना है कि ये हालांकि अभी पूरी तरीके से तैयार था। जो ऑपरेशन सिंदूर जो हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के लिए लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। हालांकि इसका जो यूज है वो यहाँ पर जो है वो नहीं किया गया। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। अब बात हनुमानगढ़ की करेंगे। जंक्शन स्थित वार्ड 12 में आज शिक्षा और विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। करीब 27 लाख रुपए की लागत से बनने वाले लाइब्रेरी भवन का शिलान्यास विधायक गणेश राज बंसल ने निवर्तमान सभापति सुमित रणवा, निवर्तमान पार्षद तरुण विजय और पूर्व उप सभापति नगीना बाई की मौजूदगी में किया गया। समारोह में शिक्षाविद भगवान दास गुप्ता और डीसीसी महामंत्री मनोज बड़सीवाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और युवा दोनों मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल युग में भी लाइब्रेरी का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि किताबें केवल ज्ञान नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का आधार भी होती है। विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि लाइब्रेरी समाज की रीढ़ होती है और यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी देश का भविष्य गढ़ते हैं। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता का आश्वासन भी दिया। तो वही तरुण विजय ने बताया कि लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें, समाचार पत्र और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे वार्ड के युवाओं को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल भी मिलेगा। वार्ड नंबर 12 में पोस्ट ऑफिस के पीछे जगह में एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है, जो पुस्तकालय के रूप में भी कार्य करेगी। ये जो लाइब्रेरी है कुल 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित होगी। ये खाली पड़ा था, इस जगह पर लाइब्रेरी बनने से इस स्थान का सदुपयोग होगा और क्षेत्रवासियों को पुस्तकों की व पुस्तकालय की लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। मैं क्षेत्रवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे 12 नंबर वार्ड में हमारे हनुमानगढ़ के लोकप्रिय विधायक गणेश राज बंसल जी के प्रयासों से 27 लाख की लागत से नगर परिषद द्वारा पुस्तकालय का आज लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए विधायक जी का पूरे वार्ड वासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे वार्ड में पहले पार्क नहीं था, जो समस्याएं थी उन सभी समस्याओं का। धौलपुर के राजाखेड़ा में शुक्रवार को राजाखेड़ा बार संघ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह स्थानीय न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा, एसडीएम सुशीला मीणा और तहसीलदार दीप्ति देव यहां पर मौजूद रहे। सिविल न्यायाधीश आकाश शर्मा ने कहा कि राजाखेड़ा बार संघ विभिन्नता में एकता का प्रतीक है और यह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट रामचरित्र शर्मा ने कहा कि वे बार और बेंच के बीच मधुर संबंध बनाए रखने और बार के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगे। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा, महासचिव वर्णेंद्र मृदुल, सचिव उमाकांत शर्मा, कोषाध्यक्ष होतम सिंह जादौन सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी शपथ ली। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायिक कर्मचारी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से ये कार्यक्रम यहां पर चलता है। गोपनीयता की शपथ यहां पर ली जाती है। सिविल न्यायाधीश आकाश शर्मा ने ये शपथ दिलवाई। एडवोकेट रामचरित्र शर्मा यहां पर अध्यक्ष बनते हैं। और अब खबर प्रतापनगर के छोटी सादड़ी की बात करेंगे। जलौदा जागीर थाना क्षेत्र के हड़ मतिया जागीर मोड़ पर हुई युवक की हत्या के मामले में छोटी सादड़ी की जलौदा जागीर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में एक अन्य आरोपी की भूमिका को लेकर के भी जांच जारी है। पूछताछ में दोनों ने हत्या की वारदात कबूल की है। तो वहीं इस मामले में जलौदा जागीर थानाधिकारी पूराराम ने बताया कि 6 जनवरी को गोविंद मीणा निवासी रति चंद जी का खेड़ा ने जलौदा जागीर थाने में सूचना दी कि हड़मतिया जागीर मोड़ के पास उसके दोस्त देवेंद्र मीणा के साथ में कमलेश और उसके साथियों ने मारपीट कर उसे लहूलुहान हालत में छोड़ करके फरार हुए, जिससे उसकी इलाज से पहले ही मौत हुई। मृतक के भाई गोपीलाल मीणा की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की है। जांच में खुलासा हुआ कि देवेंद्र अपने साथी गोविंद मीणा के साथ में
दूधी तलाई क्षेत्र में अन्य युवकों के साथ में बैठा था, जहां पर शराब पीने के बाद मोबाइल छीनने को लेकर के जम करके विवाद हुआ। और ये दोनों आरोपी की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, छोटी सादड़ी से ये तस्वीरें। और 6 जनवरी को रिपोर्ट इस पूरे मामले की दर्ज करवाई थी। युवक की हत्या का खुलासा जैसे ही होता है, दोनों आरोपियों को धर दबोचा जाता है। पुलिस के यानी कि खाकी के शिकंजे में ये दोनों आरोपी शक्ल से बेहद मासूम दिखाई देते हैं, लेकिन अपराध इतना शर्मनाक। बढ़ते आगे, जयपुर में कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय जिला परिषद सदस्य का संवाद और स्नेह मिलन समारोह हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए, जिसमें पंचायती राज चुनावों को लेकर के मंथन हुआ। संवाद के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठनात्मक मजबूती, पंचायत और जिला परिषद लेवल पर जनहित के मुद्दों और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर खुलकर के चर्चा की। इसके अलावा पीसीसी चीफ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे, प्रदेश की कानून व्यवस्था, मिड डे मील घोटाले पर भी बयान दिया। इस कार्यक्रम में विधायक अशोक चांदना, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर दिखाई देते हैं, अशोक चांदना यहाँ पर होते हैं, जिला परिषद सदस्यों से संवाद कार्यक्रम यहाँ पर चलता है। देखिए, एक बात यह आई थी कि कांग्रेस आइडियोलॉजी के या कांग्रेस के चिन्ह के ऊपर जीते हुए पंचायत राज के जिला परिषद के सदस्यगण एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो हमने उनका स्वागत किया। और आज जिला परिषद के तमाम वो जिला परिषद के सदस्य जो कांग्रेस के सिंबल से जीते हुए हैं या कांग्रेस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, वो आज यहाँ आए हैं। चूँकि पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो परिसीमन हुआ है जिस तरीके से राजनीतिक दुर्भावनाओं से, वो सबके सामने है। पुरानी वोटर लिस्ट से ये चुनाव करा रहे हैं, जिसको ये गलत वोटर लिस्ट मानते हैं और दूषित वोटर लिस्ट मानते हैं। सही वोटर लिस्ट फरवरी के आखिरी में 25 फरवरी को आएगी, उससे पहले चुनाव कराना, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि जो जिस वोटर लिस्ट को हमने शुद्ध वोटर लिस्ट का नाम दिया था और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के वोट काटना चाह रहे थे और बीजेपी के फर्जी वोटों को ऐड करना चाह रहे थे, कहीं न कहीं उनका मंसूबे कामयाब नहीं हुए होंगे। और 3000 करोड़ रुपए हमारे भारत सरकार ने जो रोक लिए हैं कि पंचायत राज के आपने चुनाव नहीं कराए, तो ये इनकी गलत नीति के कारण से हुआ है। पंचायत राज को कमज़ोर करने के कारण से हमें पैसा नहीं मिला है। देखिए, सावधान किया गया है क्योंकि एसआईआर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की धांधली यहाँ पर उतनी चली नहीं है, लेकिन चुनाव तक सावधान रहना है। पूर्व की वोटर लिस्टें लागू करेंगे कि नई वोटर लिस्टें लागू करेंगे, हर प्रकार से जो मुद्दे थे अध्यक्ष जी ने सबको एक एक पॉइंट टू पॉइंट विशेष जो आज के कार्यक्रम की हाईलाइट ही मान लीजिए कि नरेगा को ख़त्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र, किन किन पॉइंटों की वजह से नरेगा कमज़ोर होगी या ख़त्म होने के कगार की तरफ बढ़ेगी, वो सब बताए ताकि हर गांव-गांव में ये विचार पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी की करतूतें हर गांव-गांव में पहुंच सके। जब नरेगा ख़त्म हो तो लोगों को ये पता हो कि कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी और ये लोग थे जिन्होंने नरेगा को कानून बदलकर नरेगा को मारने का काम किया। बढ़ते हैं आगे, बूंदी जिले की चलिए बूंदी की बात में बात करेंगे। पहले जयपुर की एक खबर आई है, वो आपको बता देते हैं। गांधीनगर थाना में परिवादी देवदत्त सिंह ने पूर्व कार्यवाहक डीजीपी के खिलाफ एफआईआर करवाई। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा, जसवंत संपत राम, गणपतलाल वर्मा, हीरा बोस, राजेश वर्मा निमेड़ा, रोहित खन्ना, गुरु प्रसाद लेखरा, मानसिंह खींची इत्यादि के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी 13 से 14 झालना दूरदर्शन केंद्र के सामने हमला, गाली गलौज, छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में एफआईआर दर्ज। हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल को ये जांच सौंपी गई है। तो लगातार आपको ये महत्वपूर्ण खबर जो कि जयपुर यानी कि राजधानी से आई है वो आपको बता रहे हैं। जयपुर से खबर, गांधीनगर थाने में परिवादी देवदत्त सिंह ने पूर्व कार्यवाहक डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा, जसवंत संपत राम, गणपतलाल वर्मा, ईरा बोस, राजेश वर्मा निमेड़ा, रोहित खन्ना
गुरु प्रसाद लेखरा, मानसिंह खींची इत्यादि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी 13-14 जालना दूरदर्शन केंद्र के सामने हमला हुआ। गाली गलौज, छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप लगे हैं एफआईआर में। आपको बता दें, हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल को ये पूरी जांच सौंप दी गई है और जाहिर सी बात है, जब जांच सौंप दी जाती है तो उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। अब जांच में क्या कुछ खुलासा रहेगा, क्या कुछ खुलासा होगा, क्या कुछ तस्वीरें सामने आएगी, उस पर भी सच बेधड़क की पैनी निगाहें बनी रहेगी। और अब बात बूंदी की। तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के डाबी में राशन की दुकान की लोकेशन बदलने का मामला गर्मा चुका है। थड़ी ग्राम के ग्रामीण शुक्रवार को जब अपने गांव में आवंटित राशन की दुकान पर पहुंचे तो दुकान बंद मिली। बाद में पता चला कि राशन डीलर ने रसद विभाग से मिलीभगत कर दुकान की लोकेशन डाबी पंचायत मुख्यालय पर करवाई है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों, विशेषकर भील समाज और बड़ी संख्या में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि दुकान थड़ी गांव के नाम से आवंटित हुई है, ऐसे में उन्हें डाबी जाकर राशन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। महिलाओं ने बताया कि वे और उनके परिजन खदानों में मजदूरी करते हैं, ऐसे में दूर जाकर राशन लेना उनके लिए बड़ी परेशानी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि राशन की दुकान थड़ी में ही संचालित हो, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी रसद विभाग और जिला प्रशासन की होगी। तो ये तमाम वो महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी पीड़ा को लेकर के विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। गांव तली में राशन दुकान की जो आवंटन हुई थी वो अभी वर्तमान में संजय सेन डाली में वितरण कर रहा है। वो दुकान हमारे तली के नाम से हुई थी, जो उसे वापस हमारे तली में राशन की दुकान को यहाँ पे बिठवाई जाए। और रही बात इसकी, जो हम डाली में जाने के लिए हमें यहाँ से बहुत दिक्कत आती है। 3-4 किलोमीटर यहाँ से हमारे पड़ता है। यहाँ के क्या मजदूर बच्चे भी यहाँ से जाएंगे आएंगे, जिसमें इनको दिक्कत होती है। राशन की दुकान थोड़ी अलाउंट हुई थी और डाबी रख दी, और वहाँ महिलाओं को जाने आने में तकलीफ होती है, इसलिए हमारे राशन की दुकान थोड़ी लाए जाए। माँ का राशन को फोटो यहाँ साथ फोटो दुकान राशन की दुकान है ना, घर में डाबी जा माँ को परेशानी घना दूर पड़ेगा है ना, और मान घूम लेना साथ अच्छी दुकान परेशान हो रही, देख लो खड़ी है ना। 3-3 4-4 9 तारीख होगी घूमना आया। कोडिटा गांव में बुजुर्ग से लूट कर हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भीनमाल पुलिस ने फरार चल रहे दूसरे आरोपी पन्नाराम गंगाराम बागरी को जोधपुर से डिटेन करके गिरफ्तार किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इससे पहले इस मामले के मुख्य आरोपी मानाराम उर्फ मोनिया को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के मुताबिक 9 दिसंबर को कोडिटा गांव की सरहद के औरण में 73 वर्षीय रामाराम निवासी बकरियां चरा रहे थे और इसी दौरान 2 बदमाशों ने उन पर हमला करके कानों की सोने की मुर्गियां और हाथों के चांदी के कड़े लूटे। इसके बाद उन्हें उन्हीं की पगड़ी से बांधकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हुई। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करके पीसी रिमांड पर लिया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। गांव वासियों ने पुलिस की तुरंत कार्रवाई की सराहना भी की है। और ये फरार आरोपी की तस्वीरें देख लीजिए। गांव में रामाराम देवासी हत्याकांड प्रकरण में एक मुलजिम मानाराम वागरी को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी प्रकरण में फरार मुलजिम पन्नाराम वागरी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। गुलाबपुरा के जवाहर नवोदय विद्यालय हुरड़ा में कक्षा 12वीं का छात्र रोहित मीणा अचानक से लापता हो गया। छात्र ने हॉस्टल में अपने बिस्तर के नीचे सुसाइड नोट छोड़ करके विद्यालय से फरार होने की जानकारी दी है। इसके बाद प्रिंसिपल सुचिता गुप्ता ने गुलाबपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। रोहित के परिजन, जिनमें पिता चंपालाल मीणा शामिल है, थाने पहुंचे और प्रिंसिपल पर छात्र को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक विद्यालय में पिछले 6 महीने से छात्रों द्वारा प्रताड़ना और अन्य विवादों के कारण प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। पुलिस फिलहाल लापता छात्र की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच भी जारी है। तो ये तस्वीरें गुलाबपुरा की, जहां पर नवोदय विद्यालय से 12वीं
का छात्र जो है वो लापता है और एक नोट भी उसने छोड़ा है अपने बिस्तर पर। मतलब रीजन तो बताओ क्या रीजन है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही और पल्ला झाड़ रही, भग रही इधर उधर। पर कोई मैंने कार्रवाई करने का नाम लिया तो भी इधर उधर भग रही है, कार्रवाई चल रही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब बच्चा अब नवोदय विद्यालय हुल्डा पड़ता है। क्या नाम बच्चे का? रोहित कुमार मीणा। कौन सी क्लास? ये अपने 12वीं 12th में। 12th में। कितने टाइम से यहाँ? वो 6th क्लास से। 6th क्लास से। क्या वजह हुई उसकी? क्या रहा मामला क्या है? तो मामला ही तो पूरा रीजन तो पता नहीं लग रहा ना। मैम बता ही नहीं रही, मैडम जो उनकी प्रिंसिपल मैम, वो पूरा मामला ही नहीं बता रही अभी तक। वो बताए तो पता चले ना। मैं सिर्फ बच्चों की गवाह बच्चा दे रहा है कि बच्चों ने उन्होंने डराया धमकाया। एक कोई कांस्टेबल भी गया, कांस्टेबल के द्वारा भी धमकाया गया। अच्छा, तो अभी कहाँ है बच्चा? बच्चा कोई पता नहीं, अभी तक कोई उसका कोई मालूम नहीं चला अभी तक कहाँ से तक। तो आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं बच्चा मिल जाए। और अब बात सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा की, जहां पर जिला कलेक्टर कानाराम ने पंचायत समिति चौथ के बरवाड़ा की ग्राम पंचायत आदलवाड़ा में आमजन की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए रात्रि चौपाल आयोजित की। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित इस चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण, रास्तों पर ग्रेवलिंग, अतिक्रमण, जल जीवन मिशन की पाइपलाइन लीकेज और शमशान घाट की बोरिंग खराब होने जैसी समस्याएं सामने रखी। जिला कलेक्टर ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के भी निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन की पाइपलाइन की मरम्मत, हर घर जल सुनिश्चित करने, रूफटॉप सोलर लगाने और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जांच कराने की अपील की। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता लोकेश कुमार सिंहा और पैरालीगल वॉलंटियर मोर सिंह गुर्जर ने ग्रामीणों को मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी भी दी है। और अब बात सिरोही की। अनादरा से रेवडर जाने वाले कांठला हाईवे पर लखावत हनुमान मंदिर के पास में गैस से भरा एक टैंकर अचानक से लीक हुआ है। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मची है। गैस लीकेज की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिशें शुरू की है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करोटी और सिरोही की तरफ से हाईवे का पूरा यातायात डाइवर्ट किया गया है। हादसे से बचने के लिए इलाके की बिजली सप्लाई भी अस्थायी रूप से बंद करवाई गई। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना तो नहीं है, लेकिन हालात पूरी तरह से सामान्य होने तक यहां पर सतर्कता रखी जा रही है। मौके पर राहत और नियंत्रण के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तिजारा में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय के स्थानांतरण के विरोध में संघर्ष समिति के बैनर तले कस्बे वासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। रामलीला मैदान से रैली निकालकर बाजारों से होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। संघर्ष समिति का कहना है कि साल 2025-26 के बजट में तिजारा के लिए कन्या महाविद्यालय स्वीकृत हुआ था और भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा जा चुका है। इसके बावजूद अब नए जगह की तलाश की जा रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में लुहादेरा गांव की चारागाह भूमि पर कॉलेज स्थानांतरित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि कॉलेज का स्थानांतरण किया गया तो उग्र आंदोलन, बाजार बंद और उपखंड कार्यालय का घेराव भी होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन और ग्रामीणों की मौजूदगी यहां पर देखने को मिली। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें। बाहर या उच्चड़ बियाबान में या कहीं पर भी अगर कॉलेज खोल दिया तो हमारी बालिकाएं सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका आने जाने में दिक्कत आएगी, साधन में दिक्कत आएगी, माँ बाप को दिक्कत आएगी, परेशानी बढ़ेगी। इसलिए कॉलेज यही तिजारा के अंदर होना चाहिए और यहीं पर उनकी व्यवस्था की जाए कॉलेज की, और यहीं पर उनका हॉस्टल वगैरह है वो सुविधाएं दी जाए बच्चियों को, ताकि हमारा समाज में हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर आगे आए और अपना। और अब डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में 84 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और एसआईआर अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। पीठ सलारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बीजेपी के 6 मंडलों की संयुक्त बैठक रखी गई, जिसमें मतदाता सूची को सुदृढ़ करने, BLA-2 के गठन और आने वाले पंचायती राज चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रडोली ने की, जबकि मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा रहे। सुशील कटारा ने कहा कि एसआईआर लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है और हर योग्य मतदाता का नाम सूची में होना चाहिए। एसआईआर प्रभारी
कारी लाल ननोमा ने बताया कि क्षेत्र में करीब 19,000 मतदाताओं के नाम भी कटे हैं जिनकी जांच जरूरी है। बैठक के दौरान भारत आदिवासी पार्टी के 11 मेंबर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करके संगठन को मजबूती भी दी है। तो ये सीमलवाड़ा की तस्वीर है। झालावाड़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता विष्णुचंद गोयल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने आरोपी को परिवादी से 84,000 रुपए कीमत का आईफोन XR मोबाइल रिश्वत के रूप में प्राप्त करते पकड़ा। परिवादी ने शिकायत दी थी कि हैंडपंप और पाइपलाइन रिपेयरिंग कार्य के बकाया बिल वापस करने और परेशान नहीं करने की एवज में आरोपी मोबाइल की मांग कर रहा था। शिकायत के बाद एसीबी ने गोपनीय सत्यापन कराया जिसमें रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। इसके बाद शुक्रवार को ट्रैप कार्रवाई करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एसीबी कोटा रेंज के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के बाद आरोपी से पूछताछ और उसके घर की तलाशी की जा रही है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आगे की जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जुड़ा यह पूरा मामला। हेडपम्प लीकेज फैब्रिकेशन वगैरह काम लेबर का काम कर रहा था यहाँ तो कुछ महीने पहले मैंने लेबर की सप्लाई करी थी जिसमें बार बार ऐसे साहब मुझे बुला कर कहते हैं तेने लेबर नहीं लगाई जिसमें मैंने लेबर लगा के लेबर का भुगतान कर दिया था। इसमें जो नाजायज़ परेशान कर रहे थे तेने लेबर नहीं लगाई उसके चक्कर में मुझे बार बार परेशान कर रहा था। क्या परेशान कर रहे थे? कि तुझे काम से हटा दूंगा तुझे। और मांग क्या कर रहे थे? फिर उन्होंने कुछ दिन बाद मुझसे कहा कि मुझे आईफोन 16 ला के दे। ठीक है। तो मैंने ला के नहीं दिया उनको। फिर आए दिन मेरी साइट पे जाके काम बंद कराने की धमकी देते हैं, परेशान करते हैं मुझे नाजायज़। उसके बाद मैंने सभी को बोला नहीं यहाँ पे सर इस तरह की समस्या हो रही मेरे साथ समझा दो उनको, किसी ने नहीं समझाया। फिर एसीबी में गए थे आप? फिर मैं कल एसीबी में गया फिर मैंने इनको मैडम को सारी बात बताई। मैडम ने कहा ठीक है। आज क्या हुआ? आज मैंने आके इनको मोबाइल दिया है और मोबाइल प्राप्त हुआ। जोधपुर के भीतरी शहर में प्राचीन समय से हथाई परंपरा चली आ रही है जहां पर शाम के समय लोग इकट्ठे होकर के आपसी सुख दुख साझा करते थे और पारिवारिक विवादों का समाधान भी यहीं पर किया जाता था। समय के साथ ये परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और इसी परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश भीतरी शहर के हनुमान चौक स्थित हथाई पर पहुंचे। उन्होंने यहां बुजुर्गों से बातचीत कर हथाई की परंपरा और इसके सामाजिक महत्व को भी जाना। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पहले कई विवाद थाने तक पहुंचने से पहले ही हथाइयों पर सुलझा लिए जाते थे। ऐसी बैठकों से सामाजिक ताने बाने को मजबूती मिलती है और आपसी प्रेम भी बढ़ता है। क्षेत्रवासियों ने पुलिस कमिश्नर की इस पहल को सराहनीय और स्वागत योग्य बताया। तो ये वाकई में एक बहुत ही अच्छी पहल, जब एक जिम्मेदार पुलिस अफसर इस तरह से इस पहल को निभाते हैं तो कहीं ना कहीं जो खोई हुई सामाजिक संस्कृति होती है वो भी लौटती है। मानना है जो 21वीं सदी है वो भारत की सदी है और अगर भारत को आगे बढ़ना है तो जो नए जो आईटी के प्रयोग हो रहे हैं उसके साथ ही अपनी जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जैसे हथाई जो यहाँ की संस्कृति का हिस्सा रहा है, जिसमें कि हम आपसी मसलों को मिल बैठ करके निपटाते थे। कोई गिले शिकवे होते थे उनको भी आपस में बैठ करके बड़े बुजुर्गों की सहायता से निपटाते थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे परिवार भी टूट रहे हैं, समाज में सामाजिक ताना बाना भी टूट रहा है। तो उसको जोड़ने के लिए हथाई से अच्छा सिस्टम कुछ नहीं हो सकता। और हम आईटी का भी प्रयोग करते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने कैमरे भी लगा रखे हैं। तो मुझे लगता है कि आधुनिकता का प्रयोग है और प्राचीनतम जो विरासत में जो हमें व्यवस्था मिली है उसका एक संगम है। पुलिस इसके साथ जुड़ करके आम जन को पुलिसिंग के साथ जोड़ने का भी अभियान चलाएगी। ये जो जोधपुर में जो वॉल्ड सिटी है, जिसके हम जो पुराना सिटी एरिया कहलाता है, सिटी पुलिस थाने का स्पेशली, वहां पर बहुत लंबे समय से, जैसा कि आपने बताया 500-600 साल से हथाई का कल्चर चल रहा है। हथाई एक सोशल पुलिसिंग है एक तरीके से, क्योंकि कल्चरली जब हम यहाँ की समझ रखते हैं तो हमें पता है कि हथाई पे सारे जो बड़े लोग हैं या जो लोग काम से आते हैं तो जब खाने के बाद पान वगैरह खाने जाते हैं तो वहां पर उस एरिया में बैठ के दिन भर की चर्चा, कहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिक्स की भी चर्चा, कोई सोशल इश्यूज की भी चर्चा करते हुए आते जाते लोगों पर भी निगरानी रखते हैं और जो वहाँ के इश्यूज ऐसे हैं जो लोकल इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो कहा जाए एक तरीके से जो हथाई है वो ग्लोकल एक
भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर देवली रोड पर ग्राम बुरानी के समीप निर्माणाधीन पेट्रोल पंप को लेकर के बड़ा विवाद हुआ है। जमीन से जुड़े इस विवाद ने हिंसक रूप लिया, जहां पर लाठी भाटा जंग में एक महिला सहित 8 लोग घायल हुए। जमीन मालिकों का आरोप है कि उनसे बिना भुगतान कराए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। तो वहीं पेट्रोल पंप मालिक पक्ष का कहना है कि भुगतान के लिए वकील के माध्यम से अकाउंट नंबर मांगे गए थे, लेकिन जमीन मालिकों ने अब तक विवरण उपलब्ध ही नहीं करवाया। पेट्रोल पंप मालिक ने निर्माण कार्य बार बार रोकने और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। थानाधिकारी राजकुमार नायक ने बताया कि किराए की जमीन की शर्तों को लेकर आपसी असहमति से विवाद हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो ये देखिए लाठी भाटा की जंग की ये तस्वीरें। बूंदी में शुक्रवार को संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने जिला परिषद और कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय में साफ सफाई, फाइलों के सुव्यवस्थित रखरखाव और अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण पर खासा ध्यान देने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने लंबित आरटीआई मामलों की अधिक संख्या पर नाराजगी जताते हुए उन्हें प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिषद में सांसद, विधायक कोष, डांग, माडा और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा भी की। पीएम आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि जारी करने में हो रही देरी पर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय और ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण करके सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। और अब छत्तीसगढ़ के जशपुर की बात करेंगे। जिले के परिवहन अधिकारी के घर से नकदी और सोने सहित करीब 5 करोड़ रुपए की चोरी की गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस वारदात को घर की ही एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया। मामला नारायणपुरा थाना क्षेत्र का है। जशपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवती सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरी में 15 लाख रुपए नगद और करीब 4 किलो सोना शामिल बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 86,000 रुपए नगद, 170 ग्राम सोना, एक टाटा हैरियर कार, 4 आईफोन और एक एंड्रॉइड मोबाइल भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। तो जिला परिवहन अधिकारी के घर पर यह बड़ी चोरी में साफ सफाई के दौरान घुसी थी घर के अंदर और मेरे को आईफोन खरीदना था, इस वजह से मैं चोरी की। 2 लाख चोरी की थी सर। उसके बाद अप्रैल महीने की बात है, 2 लाख चोरी की थी। उसके बाद अप्रैल महीने के लास्ट तारीख में फिर 3 लाख चोरी की थी सर। उसके बाद मई में मेरा बर्थडे था, तो उसके लिए पार्टी के लिए चोरी की थी 3 लाख। उसके बाद फिर एक सूटकेस घर में लॉक था, तो मैं सोची कि उसमें पैसा ही होगा सिर्फ। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि उसमें सोने का बिस्किट या कुछ दूसरा चीज़ होगा। तो मैं सोची कि कितने बार निकालूंगी करके, तो एक ही बार निकाल लेती हूँ, उसके बाद और नहीं घुसूंगी वो रूम पे। तो मैं डायरेक्ट वो पूरा सूटकेस ही निकाल ली जो कि लॉक था। उसके बाद उसको डायरेक्ट लेके मैं जशपुर लेके आ गई रूम पे, जहाँ मैं रहती थी, साथ में जहाँ रहते थे हम लोग। उसके बाद 2-3 दिन वो सूटकेस को खोल के नहीं देखे थे। 2-3 दिन के बाद हम लोग खोल के देखे, तब उसमें 15 लाख कैश निकला और सोने का बिस्किट निकला था। 6/12/2025 को नारायणपुर थाना क्षेत्र में प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसके घर से 15 लाख रुपए और लगभग 4 किलो सोना चोरी हुआ है। इस पर पुलिस ने 331 और 305 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया था और अंततः पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी मिनल निकुंज और अनिल प्रधान, जो कि पति पत्नी भी हैं। इन लोगों ने वहां से चोरी में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही और जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से मिनल उसी घर की लड़की थी जिस घर में चोरी हुई थी
और ये जशपुर में रह के पढ़ाई करती थी। यहाँ पर इसकी दोस्ती अनिल प्रधान से थी और ये लड़की अलग अलग समय में सबसे पहले 2 लाख रुपया निकाली, फिर 3 लाख रुपया निकाली। ऐसे करते करते कई बार प्रयास करके वहां से सब सूटकेस को पार की थी। इसमें इसके सारे दोस्त भी शामिल थे। तो कभी कभी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए शॉर्टकट भारी पड़ जाता है। बढ़ते हैं आगे। मारवाड़ जंक्शन के जोधपुर रेलवे फाटक के पास अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस दौरान जोधपुर जाने वाली काचीगुड़ा एक्सप्रेस को रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। मौके पर रेलवे के आला अधिकारियों और आरपीएफ पुलिस के जवान तुरंत पहुंचे। तस्वीरें डरा देने वाली आपकी टीवी स्क्रीन पर। पानी के टैंकर और अग्निशमन यंत्रों के माध्यम से आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जाती है। सहायक मंडल इंजीनियर सुरेश कुमार और दिनेश नगलिया सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह कंट्रोल पाया गया। घटना मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन और एनआर गेट के पास में हुई और आग की ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि कितना विकराल रूप यहां पर आग ने अख्तियार कर रखा था। आग बुझाने की कोशिश यहां पर की गई। पानी के टैंकर मंगवाए गए। अग्निशमन की पूरी टीम यहां पर आती है और मारवाड़ जंक्शन रेलवे ट्रैक के पास में यह आग लगती है। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की संस्तुति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने यह फैसला अंकिता के माता पिता के अनुरोध और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शुरू से अंत तक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना है। घटना की जानकारी मिलते ही महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। सभी अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार किया गया और प्रभावी पैरवी के चलते किसी को जमानत नहीं मिल पाई। एसआईटी की गहन विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत से अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि हाल ही में सामने आई ऑडियो क्लिप को लेकर भी अलग अलग एफआईआर दर्ज करके जांच जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता केवल एक पीड़िता नहीं बल्कि हमारी बहन और बेटी थी। राज्य सरकार पहले भी न्याय के लिए प्रतिबद्ध थी और आगे भी पूरी दृढ़ता और संवेदनशीलता के साथ में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध रहेगी। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। लक्सर में हुए सनसनीखेज गोलीकांड मामले की एसआईटी जांच शुरू हो गई थी। ये घटना उस समय हुई जब अपराधी विनय त्यागी को लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो जांच को शुरू कर दिया है। लक्सर
ओवरब्रिज पर पुलिस कस्टडी के दौरान शातिर बदमाश सन्नी यादव और अजय ने विनय त्यागी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। इस हमले में विनय त्यागी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा एसआईटी का गठन भी किया गया था। एसआईटी टीम इंचार्ज डेप्यूटी एसपी शिशुपाल नेगी ने बताया कि गोलीकांड के मुख्य आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान आरोपियों को मौके पर ले जाकर के घटनास्थल की जांच की गई है। साथ ही वारदात के बाद आरोपी जिन रास्तों से फरार हुए थे, उन सभी बिंदुओं पर उनकी निशानदेही से जांच चल रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। घटना के पीछे के कारणों और बाकी बचे तथ्यों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। तो लक्सर गोलीकांड की एसआईटी जांच शुरू। ये एसआईटी गठित हुई है, तो इसमें घटना के संबंध में जो भी तथ्य हैं उन पे बारीकी से हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। आज हम लोगों ने दोनों मुलजिमों का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है, तो उस संबंध में आज हम लोग लेके इनको पूछताछ के लिए और जो है जो घटनास्थल पे जहां घटना हुई है, जहां से सामान बरामद हुआ है, उनको ले जाके छानबीन कर रहे हैं और उसमें जो है बारीकी से जो है कार्रवाई की जा रही है हर एंगल पे। इसमें देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर मौजूद रहे और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब के महामंत्री और उत्तराखंड सच बेधड़क के ब्यूरो चीफ योगेश सेमवाल के भाषण की सराहना की। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उत्तरांचल प्रेस क्लब लोकतंत्र का सशक्त मंच है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि ये सरकारों को उत्तरदायी बनाती है, समाज को जागरूक करती है और आम नागरिक को सजग भी रखती है। भारत माता की। अब मजा आया। उत्तरांचल प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण के अवसर पर मंच पर आसीन राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, महापौर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल जी और उत्तरांचल प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अजय राणा जी, उत्तरांचल प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष ही होता, कहाँ गए, श्री गजेंद्र सिंह नेगी जी, उत्तरांचल प्रेस क्लब के महामंत्री योगेश सेमवाल जी। मैं आज योगेश जी को पहली बार मंच पर बोलते हुए देख रहा हूं, लेकिन शानदार प्रस्तुतिकरण उनके द्वारा यहाँ पर हो रहा है इस मंच को, और सामने बैठे हुए सभी हमारे महानुभावों को, सभी पत्रकार बंधुओं को एक सेतु के रूप में जिस प्रकार से बांधने का काम कर रहे हैं श्री योगेश सेमवाल जी, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी जी, हमारे कई सारे क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, और अभी उत्तराखंड सरकार में उच्च शिक्षा उन्नयन समिति में आप माननीय उपाध्यक्ष के नाते भी काम कर रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, दैनिक जागरण के संपादक श्री मनोज झा जी, सभी हमारे वरिष्ठ धीरू भाई शर्मा जी, बर्थवाल जी, मेरे साथी सुभाष बर्थवाल जी, सती जी, कुलेरिया जी और रविंद्र जुगरान जी, नेगी जी, सब कोठियाल जी, मैं आप सब का नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों से मेरा व्यक्तिगत भी काफी पहले से भी परिचय रहा है, एक एक व्यक्ति से बड़ा जुड़ाव रहा है। और कोटपुतली में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार करके चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की है। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया, थाना अधिकारियों को चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे। इस निर्देश के तहत एएसपी नाजिम अली और डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरुडक के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी सहायता और सूचना संकलन के आधार पर कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार किया। चोरी की वारदात 23 नवंबर को कोटपुतली में हुई थी।
तो ये चोर की तस्वीर भी आप देख लीजिए, जिसने इस तरह के नापाक मंसूबों को अंजाम दिया सिर्फ अपने कुछ ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए।